हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज़। मेरा नाम ज्योति है और मैं आज से 1000 इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। और दीज आर माय क्वालिफिकेशंस। और ये किस किस के लिए बेनिफिट होगा इस सीरीज़ का। मेनली ये नेट स्टेट लेवल पे जो सेट होता है, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी एंड टीजीटी, पीजीटी, जहाँ पे भी इंग्लिश लिटरेचर के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए आज की सीरीज ये स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस द कैरेक्टर्स आर ट्रैप्ड इन। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एक नॉवल है जो कि एक किरण देसाई का है जी। ये एक इंडियन राइटर हैं और ये किरण देसाई के नाम से ही पता चल जाता है ये अनीता देसाई से रिलेटेड है। क्या है ये अनीता देसाई की? ये डॉटर हैं अनीता देसाई की। अनीता, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं हमारे इंडियन लिटरेचर में। चलिए हम इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करते हैं। इसमें देर आर 3 इम्पोर्टेंट करेक्टर्स। कौन कौन से करेक्टर इम्पोर्टेंट हैं? बीजू, साईं और जम्मू भाई पटेल। ठीक है, ये यूएसए में रह रहा होता है, इंडियन बॉय होता है और ये कुक का बेटा है। कुक का बेटा है और वो कुक कौन है? जम्मू भाई पटेल के इधर काम करते हैं। मीन्स बीजू एक कुक का बेटा है, यूएसए में रह रहा होता है और वहाँ पे यहाँ इसके फादर एक कुक हैं, ये जम्मू भाई पटेल के कुक हैं। और साईं एक गर्ल है, साईं इज ए गर्ल और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है जम्मूबाई पटेल की। ठीक है, यहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। बैकग्राउंड में गोरखा लैंड मूवमेंट है, गोरखा लैंड मूवमेंट चल रही होती है। देखिए हम जब भी किसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी नावल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, उसके करैक्टर, उसका बैकग्राउंड और उसकी सेटिंग, वो कहाँ पे सेट है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। या फिर ये किसका नावल है? ये किरण देसाई का नावल है। किरण देसाई के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये अनीता देसाई की डॉटर है। जो अनीता देसाई का इम्पोर्टेंट नावल वॉइस इन द सिटी है। चलिए जी लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मनोहर मंगलोर नावल डिस्टेंस ड्रम डिपिक्ट। मीन्स मनोहर मंगलोर एक इंडियन राइटर है, इनका एक नोवेल है डिस्टेंस ड्रम। ये इनके बारे में पूछना चाह रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले अगर डिस्टेंस ड्रम की बात करूं तो इसमें ये एक यहाँ पे एक करेक्टर होता है किरण। ये एक सतपुरा ऑफिसर है, सतपुरा ऑफिसर है। यहाँ पे इसके बारे में ही बात की जाती है और क्या कैसी इसकी फ्रेंडशिप होती है, क्या इसके लव अफेयर्स होते हैं या इसकी क्या सी पर्सनल लाइफ चलती है। और बैकग्राउंड में अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए, बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। बर्मा कैंपेन, बर्मा कैंपेन और वर्ल्ड वार सेकंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो करेक्टर हैं किरण है और ये क्या है, एक सतपुरा ऑफिसर है और बैकग्राउंड में बर्मा कैंपेन है और वर्ल्ड वार सेकंड है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छी वीडियोस और अच्छे से अच्छे कोर्स आपके लिए लेके आ सकूं और आप अपने नेट को या किसी भी सेट वगैरह को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी प्रैक्टिस मायने रखती है। चाहे हम कितनी ही थियरी पढ़ लें, कितना ही कंसेप्ट पढ़ लें, ये इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना कि बेनिफिशियल एमसीक्यूज़ को सोल्व करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ सोल्व करें और अपने क्वेश्चन अपने पेपर को क्वालिफाई करें। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द पैसिव लैंग्वेज स्किल। पैसिव लैंग्वेज स्किल, सबसे पहले बात आती है लैंग्वेज स्किल्स होती क्या हैं। लैंग्वेज स्किल्स, जब हम लैंग्वेज स्किल का मतलब है किसी लैंग्वेज को बोलने में जो स्किल्स यूज़ होती हैं उनके बारे में बता रहा है। मीन्स हम लैंग्वेज को सीखने में क्या क्या चीज़ें हमारे हेल्पफुल होती हैं। तो लैंग्वेज स्किल कौन सी होती हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड
राइटिंग। इन तीनों चीज़ें सीख जाते हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख जाते हैं। अब ये पैसिव लैंग्वेज स्किल की बात कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रीडिंग और राइटिंग? नहीं, ये पैसिव लिसनिंग नहीं हो सकती, पैसिव लैंग्वेज स्किल नहीं हो सकती। लिसनिंग और रीडिंग, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि अगर हम समझें, लिसनिंग हम सिर्फ सुन रहे हैं और रीड कर रहे हैं, क्या ये एक्टिव स्किल हो सकती है? नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे पैसिव हैं। और एक्टिव स्किल है, एक्टिव स्किल इज स्पीकिंग एंड राइटिंग, दीज आर एक्टिव स्किल्स। मीन्स जब हम एक्टिव होकर कोई भी कार्य करते हैं। चलिए जी, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अर्नोल्ड्स मोरल टचस्टोन वर मेंट टू प्रोमुलगेट द आइडियल ऑफ, मीन्स अर्नोल्ड का टचस्टोन मेथड। अब ये टचस्टोन क्या कह रहा है? टचस्टोन एक टाइप का स्टोन होता है, ठीक है, जो मीन्स अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए तो जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। तो अर्नोल्ड ने अपनी एक थियरी दी है, टचस्टोन मेथड। इनके अपने वर्क ऐसे इन क्रिटिसिज्म, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, ये सबसे पहले पार्ट 1 पब्लिश हुआ 1865 और इसका सेकंड पार्ट पब्लिश होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं लिखवा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ आपको, एक कॉपी में नोट करते जाइए और आप देखिए छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए कितने हेल्पफुल साबित होंगे। और ये मैं बिल्कुल क्रक्स बता रही हूँ। मीन्स अगर पेपर में ये क्वेश्चन में ये पूछा गया तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। मीन्स ये टचस्टोन के बारे में कहाँ पे बातें करता है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म में बात करता है, ये कब पब्लिश हुआ? 1865 में, सेकंड पार्ट 1888 में। अब बात करते हैं हम, ये टचस्टोन मेथड होता क्या है, इसको समझिए। टचस्टोन मेथड क्या होता है? मीन्स ये कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। क्या है ये? कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। मीन्स जब हम किसी वर्क को या किसी नावल को, किसी राइटर के नावल को उसका जज करना चाहते हैं तो उसका कंपैरिजन किया जाए। और कंपैरिजन किससे किया जाए? एंशिएंट राइटर से। उन एंशिएंट राइटर के भी नाम बताता है यहाँ, ये शेक्सपियर का नाम लेता है, चौसर का नाम लेता है। मीन्स ये बताता है एंशिएंट राइटर हमारे बेस्ट थे, उनके वर्क के साथ जो मॉडर्न है, जो आजकल के वर्क हैं, उनको कंपैरिजन उनके साथ किया जाए और उसको जज किया जाए। ठीक है, ये है कंपैरिजन। और अब हमारा ऑप्शन बनता है जी सिविलिटी, क्योंकि ये ना तो सिंबलिज्म के बारे में बात कर रहा है, ना मटेरियलिज्म के, ना इमेजिज्म के। ठीक है जी। अब मैं अगर बात करूं सिंबलिज्म क्या है? सिंबल्स, टी.एस. इलियट ने इसको ज़्यादा डेवलप किया है, इस मेथड को। सिंबलिज्म के बारे में बात करते हैं तो सिंबल्स जैसे रोज़, मीन्स सिंबल के थ्रू अपने आइडिया को दिखाना। रोज़ किसका सिंबल लग रहा है हमें? लव का। जैसे मैं ब्लैक की बात करूं, ये किसका सिंबल है? इविल का। ठीक है, अगर मैं इविल के बारे में बताना चाहती हूँ, किसी बुराई के बारे में बताती हूँ, तो मैं ब्लैक वर्ड यूज़ करूँगी अपनी पोइट्री में। अगर मैं प्यार के बारे में बताना चाहती हूँ तो मैं रोज़ वर्ड यूज़ करूँगी। मीन्स अपने सिंबल्स के थ्रू अपनी इमोशंस, अपने आइडिया को प्रस्तुत करना। ठीक है, अब मैं बात करूँ इमेजिज्म मीन्स पेंटिंग क्लियर पिक्चर विद वर्ड्स। पेंटिंग क्लियर पिक्चर विद वर्ड्स, मीन्स वर्ड्स के थ्रू बिल्कुल क्लियर पिक्चर कर देना। जैसे कोई पोइट्री पढ़ते हैं, जैसे इजरा पोंड, जो हमारे इजरा पोंड हैं, मेन फाउंडर हैं इजरा पोंड। अगर हम इनकी पोइट्री की बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में क्लियर पिक्चर बन जाती है। वहाँ पे नदियाँ थी, वहाँ पे उसके किनारे पेड़ उगे हुए थे, साए साए की आवाज़ आ रही थी। मीन्स कुछ भी जब हम अपने माइंड में क्लियर पिक्चर उभर आती है किसी चीज़ की, तो वहाँ पे उसको हम इमेजिज्म कहते हैं। यहाँ पे इमेज यूज़ की गई है, तो इमेजिज्म ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी एक एंथोलॉजी भी पब्लिश की थी, डेस इमेजिस्ट। ये कब से कब तक चली? 1914 से 1917। और इसके जो मेन राइटर हैं
एक तो इजरा पॉन्ड हो गए, एजरा पॉन्ड। दूसरे हैं जी फोर्ड मेडोक्स फोर्ड। तीसरे हैं जी विलियम कैरोल विलियम। आप लिखते जाइए इन इम्पोर्टेंट फैक्ट को, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, अब ठीक है, इमेजिज्म क्या है, वर्ड्स के थ्रू कोई पिक्चर को क्लियर कर देना। इसके फाउंडर कौन है, एजरा पॉन्ड है, ये इसके मेन राइटर हैं इमेजिज्म से जो जुड़े हुए हैं। इनकी ये एंथोलॉजी जहाँ एंथोलॉजी वो होती है जहाँ पे हम पोइट्री की कलेक्शन करते हैं, ये सभी इसमें कंट्रीब्यूट करते थे अपनी पोइट्री और यहाँ पे पब्लिश करवाते थे। ओके जी, लगाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, माइथम इज ए वर्ड कॉइन्ड बाय। अब माइथीम के बारे में बता रहा है, ये जो माइथीम है ये वर्ड किसने कॉइन किया। अब पहले सबसे पहले तो इसको समझा जाए क्या है। माइथीम का मतलब है किसी लॉन्ग मैसेज को शॉर्ट करके समझना, लॉन्ग को शॉर्ट करके समझ लेना। मीन्स अगर हम पैराग्राफ बड़ा है या कोई लाइन बड़ी है, हमें समझ नहीं आ रही, काफ़ी लंबी लाइन है, उसको थोड़ा थोड़ा करके समझ लीजिए। ठीक है, तो ये किसने कॉइन किया है, ये क्लॉड लेवी स्ट्रैड। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इन्होंने एक अनदर वर्ड दिया है बाइनरी, एक अनदर टर्म है बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या है, जैसे माइथीम का बताया इन्होंने, लॉन्ग को शॉर्ट में समझ लिया। बाइनरी का प्रॉपर मीनिंग होता है अपोजिट। अपोजिट मीन्स जब हम किसी वर्ड को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको अपोजिट ले आइए। जैसे डे, हमसे कोई पूछता है क्या डे का मीनिंग बताइए क्या है, हम बोलेंगे नाइट। जो नाइट नहीं है वो डे है, जो डे नहीं है वो नाइट है। ठीक है, इस टाइप से। और ये कौन थे, ये स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए थे। कहाँ पे बात करते हैं ये, स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए। अब मैं बात करूं रोनेल बार्थ की, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जी माइथोलॉजी, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एस बाई जेड, अनदर इंपॉर्टेंट वर्क इज डेथ ऑफ अथर। ये तीनों वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोलैंड बार्थ के। डेथ ऑफ अथर मीन्स अथर को उसके वर्क के साथ रिलेट करके ना पढ़ा जाए। मीन्स किसी का वर्क पढ़ रहे हैं हम, टी.एस. इलियट का पढ़ रहे हैं, तो ये ना समझा जाए, ये ना समझ के हम ये टी.एस. इलियट का है, सिर्फ उसको रैंडमली इंडिपेंडेंटली उसको समझा जाए, लाइक अनसीन पैसेज की तरह। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैकस डेरिडा, ये डिकंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, डिकंस्ट्रक्शन से। ओके जी, लगाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अपीयर्स इन द ऐसे। ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म है ये कहाँ पे आई है, ये आई है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। किसी, इसके फाउंडर कौन है, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के बारे में हमें दो बातें पता चल चुकी हैं, ये सिंबलिज्म से भी जुड़े हुए हैं और ये इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी, ये जो है एक ऐसे है, ये ओनली एक ऐसे है। और कहाँ पे, किस बुक वर्क में पब्लिश हुआ है, द सेक्रेड वुड। टी.एस. इलियट का ये वर्क है सेक्रेड वुड, वहाँ पे एज ए ऐसे ये हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम आया है। ये सभी वर्क, ये मेटाफिजिकल पोइट ये भी टी.एस. इलियट का है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल ये भी टी.एस. इलियट का है। अब इनकी पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। 1999 में हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, मेटाफिजिकल पोइट ये बहुत बड़ा टॉपिक है जी, इसके बारे में हम फिर कभी बात करते हैं। जैसे मेटाफिजिकल पोइट पहले भी थे लेकिन टी.एस. इलियट ने उनको काफ़ी पॉपुलर बना दिया था। और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रीड वर्क है। सबसे पहले हम आप अच्छा कमेंट करके ये बताइए मेटाफिजिकल पोइट कौन कौन थे, इसके बारे में बताइए आप कमेंट करके। ठीक है, और कभी इस के बारे में, मेटाफिजिकल पोइट के बारे में तो थोड़ा अलग से डिस्कस करते हैं। जैसे लाइक ये किसने कॉइन किया मेटाफिजिकल पोइट वर्ड, ये किया ड्रमंड ने। और ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री किसने सबसे पहले वर्ड यूज़ किया मेटाफिजिकल पोइट के बारे में, ये सैमुअल जॉनसन ने। और सैमुअल जॉनसन से ने भी कहाँ पे यूज़ किया ये वर्ड। फिर आता है डन के बारे में, डन को किसने सबसे पहले, ये जो हमारे जॉन डन थे मेटाफिजिकल पोइट थे, इनके बारे में सबसे पहले किसने वर्ड यूज़ किया कि ये मेटाफिजिकल पोइट है, ये यूज़ किया ड्राइडन ने। इस टाइप से काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं फिर कभी। चलिए जी, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
अरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ कॉमेडी। अरिस्टोटल क्या बता रहे हैं, कॉमेडी क्या है, किसका इमिटेशन है, किस टाइप के करेक्टर का इमिटेशन है। ये कॉमेडी को है ना अरिस्टोटल अच्छा नहीं बताते थे, इमोरल आर्ट बताते थे। ये बोल रहे हैं ये अच्छा आर्ट नहीं है, ये इमोरल आर्ट है, अनैतिक है। और क्या कहते थे, ये कहते थे वंस कॉमेडी इज अनदर्स ट्रेजेडी। मीन्स एक की कॉमेडी दूसरे की ट्रेजेडी होती है। जब हम किसी के बारे में मजाक कर रहे होते हैं, किसी का जोक कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम दूसरे की इंसल्ट कर रहे होते हैं। मीन्स ये कॉमेडी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोल रहा, ये सिर्फ ट्रेजेडी को ही अच्छा बताते हैं, ना ये पोइट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मीन्स कॉमेडी के बारे में क्या बता रहे हैं, ये कि मोरल आर्ट है। तो किस टाइप के करेक्टर की इमिटेशन कह सकते हैं आप, ऑप्शन देख के आप बता सकते हो। क्या वो स्पेशल टाइप करेक्टर के बारे में बता रहे हैं, नहीं। क्या वो लोअर टाइप के बारे में बता रहे हैं, हाँ मे बी। क्या हायर, नो। फनी, नो। द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और ये कहाँ पे बात करते हैं इसकी, जो कॉमेडी के बारे में है, ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है कहाँ पे बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं, जो कि एक मस्ट रीड वर्क है, जिसको पढ़े बगैर आप पेपर में नहीं जा सकते, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, पोइटिक्स में 26 चैप्टर होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये सबसे लास्ट चैप्टर में ट्रेजेडी को सुपीरियरिटी देता है, हर इपिक के बारे में बात करता है, पोइट्री के बारे में बात करता है, कॉमेडी के बारे में बात करता है, लेकिन सुपीरियरिटी ट्रेजेडी को देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6 से लेके 19 तक, जहाँ पे ये 4 टर्म्स देता है, हेमार्सिया, कैथारसिस, पेरिपेसिया, एनाग्नोसिस। अगर मैं हेमार्सिया की बात करूँ तो ये हीरो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हीरो से। और हीरो मीन्स जब हीरो को कोई अपना एरर ऑफ जजमेंट कर देता है, वो उसके फॉर्चून का फॉल बनता है, मीन्स उसका दुर्भाग्य का कारण बनता है। कैथारसिस मीन ये ऑडियंस से रिलेटेड है, मीन्स ऑडियंस का जब ऑडियंस का प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन होता है। और पेरिपेसिया ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। और एनाग्नोसिस की बात करूँ तो डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। ठीक है, कभी इसको अलग से टॉपिक पे बात की जाएगी। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म्स हैं जिनको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स इनको काफ़ी बार बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए जी, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ बेन जॉनसन हैज़ बीन अक्लेम्ड एज ऑब्जर्विंग टू परफेक्शन द 3 क्लासिकल यूनिटी। अब बेन जॉनसन के बारे में, बेन जॉनसन कौन थे सबसे पहले, और क्या पूछ रहे हैं, क्लासिकल यूनिटी। बेन जॉनसन एलिजाबेथन नोवेलिस्ट थे या राइटर कह लीजिए। क्लासिकल यूनिटी, क्लासिकल मीन्स क्लासिकल यूनिटी कौन से नॉवल में इन्होंने फॉलो की है। क्लासिकल यूनिटी क्या होती हैं, क्लासिकल यूनिटी होती हैं मीन्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम। मीन्स एक्शन में जब कोई नोवेल चल रहा है या मीन्स कोई प्ले चल रहा है, तो वहाँ पे एक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, प्लेस में यूनिटी होनी चाहिए, टाइम में यूनिटी होनी चाहिए। तो कहाँ पे फॉलो की है बेन जॉनसन ने, वोल्पोन में। अब वोल्पोन की मैं बात करूँ तो वोल्पोन की बात करूँ तो मैं, इसका सबटाइटल है स्ले द फोक्स, जो इम्पोर्टेंट है, स्ले द फोक्स। और यहाँ पे ये एक सैटायर है, किस पे सैटायर है, ग्रीड और लस्ट पे। इसमें इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक तो वोल्पोन खुद ही होते हैं, और इसकी एक मोसाका, जो इसका एक सर्वेंट होता है। मोसाका यहाँ पे फ्लाई है और वोल्पोन फोक्स है। ठीक है, अब मैं बात करूँ द एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है लवविट, जो नेट में पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा, वो कैरेक्टर बताइए जो प्ले के शुरुआत में ही लंदन छोड़ के चला जाता है और लास्ट में आता है, तो वो लवविट थे। इसका एक घर होता है, उसी में सारा प्ले चल रहा होता है। अब मैं बात करूँ बार्थन में व्यू, ये एक एंटी प्यूरिटन प्ले है, एंटी प्यूरिटन, इसके बारे में बस इतना ही पूछा जाता है। एंड फोर्थ वर्क इज एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1598
8। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप नोट करते जाइए। और ये वोल्पोन पब्लिश इन 1605। ओके जी, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है 9। देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन विच पॉइंट डज पोप ग्रुप हिज लिटरेरी राइवल एंड क्रिटिक्स टुगेदर एज जनरल एनिमी डलनेस। मीन्स जो अलेक्जेंडर पोप हैं, इनका फुल नेम अलेक्जेंडर पोप, वो कहाँ पे अपने एनिमी को डलनेस के लिए क्रिटिसाइज करता है, मीन्स डल बोलता है। तो इनके वर्क समझ लीजिए, सभी वर्क अलेक्जेंडर पोप से हैं। एक द डंसियार्ड, डंसियार्ड एक ये सटायर है, किस पे सटायर है? थियोबाल्ड और कोलेसिबर। थियोबाल्ड पे क्यों क्रिटिसाइज करता है? अलेक्जेंडर पोप ऑलरेडी सभी इसके वर्क सटायर ही हैं, जो इनसे टकराया उस पर ही इसने क्रिटिसाइज कर दिया, उसको ही सटायर कर दिया, इसने किसी को नहीं बख्शा। तो थियोबाल्ड क्या करता है, पोप ने एक वर्क लिखा था शेक्सपियर, लेकिन जो थियोबाल्ड है ये इससे पंगा ले लेता है। शेक्सपियर रिस्टोर्ड नाम करके एक वर्क लिखता है और उसमें पोप को क्रिटिसाइज करता है। फिर पोप किसको बख्शने वाला था? पोप ने भी इसको डंसियार्ड लिखा और इतने अच्छे से इसको डलनेस, इतना बुरे तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पे। और फिर बारी आती है कोलेसिबर की। कोलेसिबर को क्यों क्रिटिसाइज करता है? कोलेसिबर को ना वहाँ पे ये पोइट ल्यूरेट होता है, पोइट ल्यूरेट बना दिया जाता है, तो ये मानता है कि कोलेसिबर पोइट ल्यूरेट बनने के काबिल नहीं है। अब मैं बात करती हूँ द एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बटनोट। यहाँ पे भी ये क्रिटिसाइज ही कर रहा है। यहाँ किसको क्रिटिसाइज कर रहा है? लॉर्ड हार्वे और एडिसन, इन दोनों को क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, मीन्स डंसियार्ड में ये कोलेसिबर और थियोबाल्ड को क्रिटिसाइज कर रहा है, और यहाँ पे लॉर्ड हेनरी और जॉन एडिसन को क्रिटिसाइज कर रहा है। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन 10th की बात करूँ तो ये विलियम कॉन्ग्रेव्स प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड इज, ये विलियम कॉन्ग्रेव्स का एक प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड इज। ये क्या है? सबसे पहले बात करते हैं ये कब पब्लिश हुआ। सबसे पहले पब्लिकेशन की बात आती है, फिर इसके करेक्टर्स की बात आती है, फिर बात आती है किस टाइप का वर्क है या प्ले है। विलियम कॉन्ग्रेव ये रेस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड है, रेस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड राइटर हैं। और ये कब पब्लिश हुआ? 1700 में। इसमें मिराबेल, मिलामेंट एंड एक अनदर करेक्टर है लेडी विस्फोर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। कई बार ऐसा जाता है कि करेक्टर्स को मैच करना दे देते हैं, पूछ लेते हैं ये करेक्टर किससे रिलेटेड हैं। ये मीन्स करेक्टर, एक साइड करेक्टर दे देते हैं, दूसरी साइड वर्क दे देते हैं, उनको मैच कीजिए। ये इजी क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप से, और हम सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनकी कभी कभी पब्लिकेशन डेट दे देते हैं, या फिर कह देते हैं इन वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये पूछा गया किस टाइप का वर्क है ये है द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्या कॉमेडी ऑफ मैनर है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी है? ये कॉमेडी ऑफ मैनर है। कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होते हैं? मीन्स जहाँ पे किसी मैनर को कॉमेडी की जाती है। मीन्स जैसे इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन पीरियड में काफ़ी पॉपुलर थे, इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी भी बोल दिया जाता है। यहाँ पे हाई क्लास का जो मैनर्स होते हैं, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, उनके कैसे लव अफेयर होते थे, उस टाइप का कॉमेडी बनाई गई है। और सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होती हैं? ये इनसे जुड़े हुए मेन इंपॉर्टेंट राइटर हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। ठीक है, डार्क कॉमेडी मीन्स इसमें थोड़ा कॉमेडी भी होती है, लेकिन वो थोड़ा ग्लूमी होती है। ठीक है, देख ये थे जी आज के क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे यही अपना सीरीज आज की यहीं पे समाप्त करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल, ताकि मैं आगे से आगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो आपके लिए बना सकूं और आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद।